बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है चार इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। वफाक और पंजाब आमने सामने, ये क्या मामला है। और दूसरी स्टोरी ये है कि कल ख़ान साहब पर, इमरान ख़ान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होगी। तीसरी स्टोरी ये है कि एहसन इकबाल साहब बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। और चौथी स्टोरी ये है कि इसाक डार साहब वापस आ रहे हैं। अब इन तमाम स्टोरीज़ पर आने से पहले आपके तामुन से, अल्लाह के करम से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके आप मेकनिज़म मालूम कर सकते हैं, तरीक़ाकार कि किस तरह से आप इस कार खैर में शामिल हो सकते हैं। हम बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत से वो पैकेजेस बनवाते होते हैं, और वो पैकेजेस जो है होते हैं उसका मतलब ये पैकेज या ये शार्ट वीडियोज़ लगती हैं ना इस ZN न्यूज़ पर, इसका मतलब ख़ुद नुमाई नहीं होता, ख़ुद एहतसाबी होता है। मैं अल्लाह के बाद आंसरेबल हूँ अपने उन डोनर्स को जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो पाकिस्तान के बाहर हैं, और मैं उसमें फिर आखिर पर इंशाअल्लाह एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ एक वीडियो भी बनाऊंगा। अपने तमाम तासुरात, अपने तमाम के तमाम जो भी मेरी ऑब्ज़र्वेशन हैं, कौन कौन सी मुश्किलात आई, लोगों को किस किस्म की मुश्किलात हैं, हमने उनको आपके पैसे से क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की, तमाम चीज़ें ये आपके सामने रख रहे हैं। पहली जवाबदेही परवरदिगार को, और उसके बाद जवाबदेही आप लोगों को जो हमें कोई 500 से लेकर लाख रुपए तक भी दे रहा है, उससे भी ज़्यादा दे रहा है, उसको हर बंदे को हम आंसरेबल हैं, अपने आप को समझते हैं और आंसरेबल होना भी चाहिए। अब ये अब एक अलग बात है कि आप एतमाद करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मुझ जैसे गरीब आदमी पे आप पे एतमाद किया। हम बहुत ही इंशाअल्लाह अर्क-रेज़ी से काम कर रहे हैं, एक एक दहलीज़ तक पहुंच के गरीब को पहुंचा रहे हैं। हमारे पास कोई फॉरेन एड तो आ नहीं रही, UN की एड तो नहीं है हमारे पास, ना ही कोई हमारे पास अरबों रुपए हैं या करोड़ों रुपए हैं। हमने बहुत ही एक मेहनत से काम करना है, एक एक पैसे को बचा के उस गरीब तक पहुंचाना है, उस सैलाब ज़दगान तक पहुंचाना है जिनकी दीवार गिर गई, जिनका घर गिर गया, जो बेबस हो गया, जिनके पास खाने को नहीं है, सब कुछ। तो वो जो पैकेज आए उसको आप पूरी मेहनत से और पूरी एक क्रिटिकल निगाह से देखा करें, तनकीदी निगाह से देखा करें, और फिर अपने सजेशंस भी दिया करें। आ जाएं जनाब। मैंने कहा, आज मैंने ट्वीट भी किया कि इसाक डार साहब इंशाअल्लाह वापस आ रहे हैं। उनके वापस आने से महंगाई नीचे आएगी, डॉलर भी नीचे आएगा, और कौम यूथ की टेंशन ऊपर जाएगी। तो कुछ लोग कहने लगे कि जनाब ज़फ़र नकवी साहब दोबारा फिर लालीपॉप देने लग गए हैं। भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को लालीपॉप देने की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह झूठ बोलने की, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है गलत बयानी करने की। मैं कोई बात करके, मैं उसकी कंफर्मेशन करके फिर मैं उसके बाद बात करता हूँ। आज इसी वजह से मैंने कहा है कि डार साहब वापस आ रहे हैं, चूँकि मेरी बात भी हुई है, तफसील से हुई है, और इंशाअल्लाह तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते तकरीबन टाइम बताया जा रहा है, इसमें वो वापस आने का उनका प्लान है। पहले भी था। मैं आपको बताऊं ना कि कोई चीज़ बाद में चेंज हो जाती है, वो पाकिस्तान में हर 12 घंटे बाद भी चेंज हो जाती है, लेकिन एक चीज़ जब सामने आती है उसको आप तक पहुंचाना और अमानत के तौर पे समझता हूं कि आप तक वो पहुंचाई जानी चाहिए। आज उनके वकील ने भी, ये तो मेरी बात हुई ना, उसके बाद उनके वकील ने भी जनाब एहतसाब अदालत में उन्होंने कहा है कि मेरा मुवक्किल इसाक डार साहब जब वापस आएँ तो उनको गिरफ़्तार न किया जाए। इसका मतलब है कि उन्होंने प्लान बना लिया है सरेंडर करने का। उनको इश्तिहारी करार दिया गया था, और ये भी बाब रहमते की करम नवाज़ी है। ठीक है, अब मैं करम नवाज़ी कहूँ या ये शरारत कहूँ, आप फिर कहेंगे कि नकवी साहब आप ये क्या कह रहे हैं। ये बाब रहमते का सारी शरारत है। उस वक़्त भी ये 2018-19 में, तो अब उनको वो जो असासों का जो उन पर केस बनाया गया और झूठ बोला गया कि जनाब उन्होंने तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, वो कहते हैं मैंने तो 2 सेकंड भी डिले नहीं किया, और बाकी भी बहरहाल इस तरीके से, तो वो फिर वो चले गए, आए नहीं, तो उनको इश्तिहारी करार दिया गया।
उस इश्तिहारी को उन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि मेरा इश्तिहारी स्टेटस ख़त्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 2 रुकनी बेंच बना था, एक जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में और दूसरे उसमें मुज़ाहिर अली नकवी साहब थे। आज वो एप्लीकेशन वापस ले ली है डार साहब के वकील ने और कहा है कि जी हम इसका मुतबादिल यानी कि वो जो प्रॉपर फोरम है एहतसाब अदालत वहाँ जाना चाहते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन वापस ली तो फिर वो ज़ाहिर उनका इश्तिहारी वाला स्टेटस तो उसी तरह फिर बहाल हो गया। तो बात कहने का ये मैंने सोचा, मैंने इधर उधर से पता भी किया कि मैंने कहा क्या वजह है कि उन्होंने एप्लीकेशन क्यों वापस ली। तो मैंने जो रिसर्च की उससे मुझे मालूम हुआ कि जनाब हो सकता है उनको एतमाद ही ना हो, यहाँ पे इंसाफ की तवक्को ही ना हो। तो खैर ये एक अलग बात है, लेकिन डार साहब जनाब वापस आ रहे हैं। उनके वकील ने भी आज एहतसाब अदालत में मोहम्मद बशीर साहब, जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में ये एप्लीकेशन दायर की है कि मेरे मुवक्किल को वापसी पर गिरफ़्तार न किया जाए। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये क्यों कहा है पाकिस्तान वापसी पर गिरफ़्तार न किया जाए। अगर उनके आने का प्लान ना होता तो फिर वो ना कहते। तो ये मैं आपको जो मुझे इतला मिली है अथेंटिक वो यही आपके सामने रख रहा हूँ कि 3 से 4 हफ्तों में यानी 1 महीने के अंदर अंदर तकरीबन, कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो इतला मिली है पक्की उसमें डार साहब वापस आ रहे हैं और महंगाई को चैलेंज समझ के कबूल करेंगे, डॉलर के बढ़ने को चैलेंज समझ के कबूल करेंगे, बाकी चीज़ों को। तो अब आप देखें हमारी भी दुआ है डार साहब के लिए कि अल्लाह ताला रहम करम करे इस कौम पर और डार साहब को सुरखरू करे, महंगाई भी कंट्रोल हो, पेट्रोल की प्राइसेस भी, डॉलर भी, बिजली की प्राइसेस भी जो गरीब पिस चुका है। तो अब ये इतलात पक्की हैं कि वो आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब आ जाएं, एहसन इकबाल साहब बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। किस केस में? उन पर केस बनाया गया था वो जो उनका नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स का। अच्छा, उस केस में 1 रुपए की करप्शन नहीं, लेकिन फिर भी नैब ने बनाया कि जनाब वो अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया, वो ये किया गया। आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा है कि ये आप तो करप्शन पकड़ने के लिए हैं, लेकिन लगता है कि आप पॉलिसी मैटर में भी घुस गए हैं। तो उनका वकील ने जवाब दिया कि जी हम उस मैटर में घुसते हैं कि जिसमें पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाए। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फिर सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपने पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट का वो सियासी इंजीनियरिंग वाला फ़ैसला देख लें तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जनाब एहसन इकबाल साहब को स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स में केस में, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स में उसमें बरी कर दिया, बाइज़्ज़त बरी हो गए। अच्छा, कहने को तो बड़ा आसान होता है कि वो बाइज़्ज़त बरी हो गए, लेकिन वो 3 साल तक गिरफ़्तार रहे इस केस में। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर एक बंदा इतना गिरफ़्तार रहता है, अगर मैं भूल नहीं रहा तो इतना ही अरसा था, लेकिन जितना भी था 2 दिन भी हों, अगर कोई गिरफ़्तार रहता है और उसके बाद हम कहते हैं बाइज़्ज़त बरी होना, तो ये निज़ाम इंसाफ पर एक क्वेश्चन है। निज़ाम इंसाफ पर, निज़ाम अदल पर, जजेस पर, अदालतों पर, ये सब पर, इंतज़ामिया पर एक क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन मार्क है कि जनाब आप ये क्या सूरत हाल है कि एक बंदे को साल तक आप अंदर रखें, उसके बाद वो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसे पहले गिरफ़्तार किया गया मेलाफाइड इंटेंशन पर, उसे पहले गिरफ़्तार किया गया बदनीयती की बुनियाद पर, इंतकाम की बुनियाद पर, सियासी इंतकाम की बुनियाद पर उसे गिरफ़्तार किया गया और फिर उसके बाद 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद उसको कहेंगे जी बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। तो ये कितना बड़ा मजाक है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, कितना बड़ा मजाक है। अब आहद चीमा साहब का रेफरेंस भी दिया चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। आहद चीमा भी, हाँ आहद चीमा गालिबन मैं भूल गया शायद, आहद चीमा 3 साल तक वो गिरफ़्तार रहे। एहसन इकबाल साहब थोड़े अरसे के लिए गिरफ़्तार थे। अच्छा, बहरहाल जितने अरसे के लिए गिरफ़्तार थे, आहद चीमा साहब 3 साल तक गिरफ़्तार रहे। उसके बाद जब वो बरी हुए तो फिर उसके बाद जनाब उनको बहाल किया गया, लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जी मैं
बस ठीक है, अब बाइज़्ज़त तौर पे रिटायर भी होना चाहता हूँ, मैं मज़ीद अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी इस कौम को नहीं दे सकता। ये वो है। इससे पहले हमने देखा कि जनाब एक्स सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल फवाद हसन फवाद वो जेल के अंदर रिटायर हो गए और फिर उसके बाद उनकी ज़मानत भी हो गई। तो ये बहुत सारे सवालिया निशान हैं कि जब एक बेकसूर को आप पकड़ते हैं, जब एक स्कोर, यार आप यकीन कीजिए कि 2018 में वो ऊधम मचा, वो इंतशार हुआ, 2018 में वो गुनाह किए गए, और इस गुनाह में कौन कौन शामिल है मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। चलते फिरते हंसते बसते पाकिस्तान को यूं धक्का दिया गया खाई में, बुग़्ज़ नवाज़ में सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब आज चीमा है वो बहाल हो गए, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ के जान छुड़ाई, जनाब मेरी जान छोड़ें बस। तो आप एक इतना कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट जिसका सिर्फ कसूर यही है कि उसको साफ़ पानी में वगैरह वगैरह फ़लाँ जगह पे शहबाज शरीफ ने फ़लाँ डायरेक्टर लगाया, डीजी लगाया, ये लगाया, वो लगाया, बस उसका ये कसूर था। फवाद हसन फवाद का ये कसूर था कि वो नवाज़ शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो ये कब हम इंतकामी कार्रवाइयाँ, और 3 साल के बाद वो जेल में सड़ता रहे, उसकी ज़िंदगी के 3 कीमती साल जेल खा जाए, वो बच्चे भी उसके सफ़र हों, फैमिली भी, और सबसे ज़्यादा उसकी इज़्ज़त को बट्टा लगे, उसके बाद पता चले जनाब वो बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। तो क्या ये ऐसी कौम को ये खुदा को जवाब नहीं देना पड़ेगा? ऐसे जजों को, ऐसे मुनसिफ़ों को, ऐसे लोगों को, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को, और मैं कहूँगा ऐसे कंट्रोल टावर को, जो सारा कुछ सूरत हाल ये पैदा की गई 2018 में, तो जवाब नहीं देना। अब हालत ये है, हमारी अदालतों का वो एतमाद इतना सा रह गया है, कौम का एतमाद अदालतों पर, कि अब लोग कह रहे हैं, हालांकि मैं नहीं समझता इस तरह का कोई होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे ये एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे किया गया एहसन इकबाल साहब को जो बाइज़्ज़त बरी किया गया, चूँकि कल इमरान खान की पेशी है और उसमें भी उनको मुबैना तौर पर रिलीफ देना मकसूद है, इस वजह से ताकि यहाँ पर भी कुछ बैलेंस हो जाए, यहाँ पर भी कुछ बैलेंस हो जाए, आप भी राज़ी मुबैना तौर पे। मैं नहीं समझता कि शायद ऐसे ना हो, लेकिन लोगों ने बातें करना शुरू कर दी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अदालतों ने अपना एतमाद खुद अपने हाथों खाक में मिला दिया है, और कौम का, हमारी अदालतों ने ये अपना एतमाद, कौम का एतमाद अपने ऊपर खुद शेक किया है, खुद ही वो किया है। कल खान साहब की पेशी है और खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। अब देखें कहीं ऐन मौके पर टल जाती है या फ़र्द जुर्म आयद होती है, हालांकि वो तो बाकायदा उसका एक रिटन अनाउंसमेंट भी हो गया है, तो उसमें अब देख लेते हैं कि क्या होता है। लेकिन कल ये भी सुना है, कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि भाई कल खान साहब मुआफ़ी मांगने जा रहे हैं, रिटन मुआफ़ी। अब वो जो कौम यूथ कहती थी ना कि जनाब खान तो मर जाएगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगेगा, तो माफ़ी का मतलब ये होता है कि मैंने ये जुर्म किया है, अब अल्लाह के नाम पे माफ़ कर दें। ठीक, तो अब देखते हैं कि खान साहब माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते, और फिर उसके बाद ये देखते हैं कि क्या माफ़ी के बाद उनको माफ़ किया जाता है। क्योंकि हमने पहले देखा कि दानियाल अजीज़ हों या तलाल चौधरी हों या निहाल हाशमी हों, इन साहबान को माफ़ी मांगने के बावजूद भी माफ़ी नहीं दी गई, और चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि वो इनको सज़ा दी थी तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने, और चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा पिछली पेशी पर, उन्होंने कहा या उससे पिछली पर, कि जी बात ये है कि हमें वो प्रेसिडेंट भी हम पर बाइंडिंग हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो मिसालें बन गई हैं इन 3 केसों में वो हमारे ऊपर लाजिम हैं, अब उनको भी हमने देखना है। उनकी माफ़ी कबूल नहीं हुई थी, तो अब खान साहब की माफ़ी कैसे कबूल होती है? बहुत ही मुश्किल बनी हुई है इस वक्त, मैं समझता हूँ खुद अदालत पर भी, खुद जजेस पर भी, 5 रुकनी बेंच पर भी, कि क्या होता है। आज वफाक और पंजाब आमने सामने हैं, और वो आमने सामने क्यों हैं? आमने सामने जनाब वफाक और पंजाब इसलिए हैं कि CCPO लाहौर ने दहशतगर्दी का पर्चा काटा मरियम औरंगज़ेब साहबा पर और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पर, और वो इनकार कर दिया था ऐसा कोई भी पर्चा काटने में IG पंजाब ने।
उन्होंने इनकार कर दिया था। पंजाब हुकूमत ने वो पर्चा कटवाया CCPO लाहौर से। अब वफाकी हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने CCPO लाहौर की खिदमात वापस ले ली हैं। उनको इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने का कह दिया है, लेकिन जनाब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब उनको छोड़ नहीं रहे। और ये वीडियो आपके सामने चल रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि जी मुझे जो है ना आप जफ्फा मारो, ठीक है जी। अब वो जफ्फा भी मार रहा है, वो सलूट भी मार रहा है। और उन्होंने मुनीस इलाही साहब, जिनको PTI वाले कभी निक्का डाकू कहते थे, तो वो उन निक्के डाकू साहब को भी सलूट मार रहा है। लेकिन बात ये है कि ये वही वाली सूरत हाल है भाई। एक पंजाब, जब आप ऐसे गलत कामों की बुनियाद रखेंगे ना, वो बहुत सारे जहनों में ना चाहते हुए भी एक प्रेसिडेंट बन जाएगी। ये एक गलत काम की बुनियाद रखी थी इमरान खान साहब ने कि जब यहाँ पे DGI को हटाया गया तो इमरान खान चिमट गया, और उसमें वो बहुत सा जो है ना एक स्टेलमेट की कैफियत रही, एक स्टैग्नेशन रही, बहुत सारा एक गड़बड़ रही, इंतशार रहा। और 2 महीने के इंतशार के बाद इमरान खान ने फिर हथियार डाले। उस वक़्त के DGI जनरल फैज़ हमीद साहब को ट्रांसफ़र किया गया फिर कोर कमांडर पेशावर के तौर पे, और यहाँ पर DGI जनरल नदीम अंजुम साहब को लगाया गया। तो उन्होंने भी उस वक्त ये ज़िद की थी, और मेरा ख़्याल है कि वही ज़िद चौधरी परवेज़ इलाही भी कर रहे हैं, और वो जनाब किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो CCPO लाहौर, जो कि एक CSS करके, जो CSS केडर होता है, उस केडर के बंदे हैं, वफाक उनकी खिदमात को किसी भी वक्त वापस ले सकता है, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। अब आपको छोड़ना पड़ेगा उसको। ये नहीं है कि आप उनको रिलीज़ नहीं करेंगे, आप चंद दिन रोक लेंगे। अदरवाइज़ अगर उनको वो सस्पेंड कर दें, उनको वो टर्मिनेट कर दें इस बुनियाद पर, तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं कि आपने इस हुक्म को ओबे क्यों नहीं किया। IG भी आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप आप जो है ना CCPO लाहौर को जफ्फे मार रहे हैं इस बुनियाद पे कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो ये सितम ज़रीफ़ी है, इस कानून शिकनी, वो कानून शिकनी जिसकी बुनियाद अक्टूबर 2021 में ये इमरान नियाज़ी साहब ने रखी थी, और फिर 8 और 9 अप्रैल की शब जिसकी बुनियाद, जिस कानून शिकनी और आइन शिकनी की बुनियाद कासिम सूरी ने रखी थी, वो कहीं न कहीं आज भी उसका वो डेफिनेटली वो सूरत हाल बरकरार है। और वही उससे अखज़ करके वो चीज़ें बहुत सारी जगहों पर, अब एक 20 ग्रेड का बंदा जो कि CCPO है, या 20 या 21 ग्रेड का बंदा, वो वफाक से बदमाशी कर रहा है। किस बुनियाद पे कर रहा है? इसका मतलब यह है कि उस बदमाशी करने की, इस रविश की किसी ने ऑलरेडी हौसला अफजाई की हुई है ना, किसी ने ऑलरेडी ये शह दी हुई है। उससे वफाक में वापस आना होगा। ये बात नहीं है कि वो वहाँ पे रुक सकें, लेकिन चूँकि एक जो है ना एक सूरत, वफाक के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब तो कल की वीडियो में आपको बताया था ना कि 30 सितंबर से पहले गवर्नमेंट चेंज होने के भी प्लान है, वफाक के पास गवर्नर राज का भी प्लान है। और इसी तरह से आज वज़ीर दाखिला साहब ने कहा है कि जो सूबा वफाक पर चढ़ाई करने में इमरान खान का साथ देगा, हम कानूनी और आइनी हक महफूज रखते हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का। आप देखें, इमरान खान ने आज वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि हफ्ते से मैं तहरीक की, ये अगला जो सैटरडे आ रहा है हफ्ता, इससे तहरीक का मैं आगाज़ कर रहा हूँ, और फिर मैं जल्द ही कॉल दूँगा। अब पता जाएगा कि वो कॉल कब देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।